हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो समझा था ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की पूरी प्रोसेस कैसे किया जाता है इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे, वो सारा हमने समझा था। नाउ जो नेक्स्ट स्टेज हमारा होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस का, वो होता है कि ऑब्जेक्टिव्स को हम इस्टेब्लिश करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर पर्टिकुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसको स्टेब्लिश करने के लिए हमें बेसिकली यहाँ से हमारा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट चालू हो जाता है कि हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ट्रेनीज कौन है, किस किस टाइप के एम्प्लॉयज़ मेरे ऑर्गेनाइजेशन के होंगे जो ट्रेनी के फॉर्म में वहाँ पे रहेंगे। क्या केवल एक ही डिपार्टमेंट के ट्रेनीज हैं या मल्टीपल डिपार्टमेंट से अलग अलग एम्प्लॉयज़ को मैंने चूज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ द नीड असेसमेंट, मैं फाइंड आउट करूँगी। नंबर 2 चीज़ जो ध्यान रखने की होती है कि कौन सी मेथड्स और टेक्निक्स मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रेनिंग के लिए। मेथड्स मतलब क्या, 2 तरीके की मेथड्स होती हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में 5 से 7 तरीके की टेक्निक्स हैं, ऑफ द जॉब में भी 5 to 7 टाइप्स की टेक्निक्स हैं। तो हमें कौन सा यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, अकॉर्डिंगली मैं ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करती हूँ या ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे डिसाइड करती हूँ कौन से मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ होंगे। ट्रेनिंग का लेवल क्या होगा, क्या लेवल होना चाहिए, लर्निंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ पे कंडक्ट होगा। 1 by 1 हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ हु आर द ट्रेनीज। ट्रेनीज जो हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं सेल्फ नॉमिनेशन पे, सुपरवाइजर के रिकमेंडेशन पे, या HR डिपार्टमेंट खुद ही सिलेक्ट करता है कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वेज, क्वेश्चनियर्स एंड ऑल। It is advisable to have 2 or more target audiences for the training. That means कि 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेनीज होना एडवाइजेबल है, जो कि होता भी है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बहुत कम करती है कि केवल 1 या 2 लोगों के लिए ट्रेनिंग अरेंज करे। वो हमेशा कोशिश करती है कि अगर एक ट्रेनिंग अरेंज हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है उन्हें बेनिफिट मिले उस ट्रेनिंग का। ट्रेनर्स कौन कौन हो सकते हैं। अब ये ट्रेनर्स कौन होंगे ये डिपेंड करेगा कि ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है। कई सारे केसेस में इमीडिएट सुपरवाइजर्स जो होते हैं वही ट्रेनर्स होते हैं। कई सारे जगहों पे कोवर्कर्स जो होते हैं वो ट्रेनर बन जाते हैं अगर उस टाइप की ट्रेनिंग है तो। अगर इंटरपर्सनल रिलेशंस, स्किल एनहांसमेंट और इस तरीके की ट्रेनिंग्स हैं तो HR स्टाफ का जो मेंबर हैं वही ट्रेनिंग दे सकते हैं। कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्पेशलिस्ट भी आके ट्रेनिंग दे सकते हैं। मोस्टली आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में इंटीग्रेटेड अप्रोच पे काम होता है, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। सो ऐसे में ज़रूरत होती है दूसरे डिपार्टमेंट को भी समझने की। तो उस टाइप की अगर ट्रेनिंग्स हम कर रहे हैं तो कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट आके ट्रेनिंग दे सकते हैं। आउटसाइड कंसल्टेंट भी ट्रेनर हो सकते हैं। मोस्टली जब मैं बात करती हूँ बिहेवियरल ट्रेनिंग्स की या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ट्रेनिंग्स की या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स की ट्रेनिंग की अगर मैं बात करती हूँ, अगर मेरे HR स्टाफ में मेंबर्स कॉम्पिटेंट नहीं है या वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है या मुझे हायर लेवल पे ये ट्रेनिंग को अरेंज करना है तो मैं आउटसाइड कंसल्टेंट्स की भी मदद लेती हूँ। कई बारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस जो होते हैं वो उनके थ्रू हम ट्रेनर्स अरेंज करते हैं, जैसे CII हो गया या इंदौर का जैसे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन है ना, तो या FICCI है। तो इस तरीके के एसोसिएशंस भी टाइम टू टाइम एक्सपर्ट्स बुला के और सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। देन कई सारे केसेस में फैकल्टी मेंबर्स जो होते हैं यूनिवर्सिटी के वो भी ट्रेनर का रोल प्ले करते हैं। वो लाइक IIMs, IITs यहाँ से प्रोफेसर्स आते हैं, या आपने कई बार सुना होगा कई सारी कंपनीज में कि IIM इंदौर के साथ या IIM बेंगलोर के साथ उनका टाई अप हुआ है, वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। तो बेसिकली फैकल्टी मेंबर्स भी इस तरीके से ट्रेनर का रोल प्ले कर सकते हैं। नाउ
कौन ट्रेनर होगा इसमें मेरे पास मेरा बजट कितना है, मेरा कॉस्ट कितना लगेगा, वो सब मुझे एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत है मुझे आउटसाइड कंसल्टेंट की और मैं उसको बुला सकती हूँ। अगर मेरी कंपनी छोटी है, बजटरी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर मेरी कंपनी में हैं, मैं बहुत लंबे लेवल पे जो है एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकती हूँ, तो मैं आगे आउटसाइड कंसल्टेंट्स को नहीं बुला पाऊँगी। नाउ लर्निंग का लेवल क्या होना चाहिए? सो लर्निंग का लेवल, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लर्निंग प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करेंगे। नाउ हम देखें तो लेवल वाइज अगर हम देखें तो 3 लेवल पे हम लर्निंग को बात कर सकते हैं। लोएस्ट लेवल पे एम्प्लॉय को फंडामेंटल बेसिक नॉलेज उसके जॉब से रिलेटेड होना चाहिए। सेकेंड लेवल पे स्किल डेवलपमेंट या एक पर्टिकुलर स्किल एरिया में परफॉर्म करने की उसकी एबिलिटी, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग हो सकती है। और हाईएस्ट लेवल पे जो है वो ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए या फर्दर मैनेजरियल जॉब्स के लिए तैयार होने के लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ना ट्रेनिंग किस किस तरीके की हो सकती है? स्किल डेवलपमेंट की हो सकती है, एजुकेशनल डेवलपमेंट की हो सकती है, एथिकल प्रैक्टिसेस और इश्यूज़ की ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, एटीट्यूड चेंज करने की ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल्स, रिपोर्ट राइटिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, इन सब से रिलेटेड छोटे छोटे एरियाज पे भी हम लोग ट्रेनिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। Now this is the main thing which I would like to discuss with you. Learning principles क्या होंगे? So ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हमने लर्निंग का एक कंसेप्ट पढ़ा था कि लर्निंग मतलब क्या? एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर और द स्किल और द नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल। सो बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स हैं, लर्निंग प्रिंसिपल्स, जो सिकुला ने डेवलप किए थे। नंबर 1 प्रिंसिपल है ऑल ह्यूमन बीइंग्स कैन लर्न। बट ऑब्वियस है हम ये लर्निंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तभी हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि एवरी इंडिविजुअल हैव दैट एबिलिटी टू लर्न, वो कभी भी लर्न कर सकते हैं। एन इंडिविजुअल मस्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिविजुअल एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल होना चाहिए लर्न करने का, अदरवाइज वो ट्रेनिंग उनके लिए मैं कितनी भी अरेंज करूँ, अगर वो मोटिवेटेड नहीं है किसी चीज़ को सीखने के लिए तो वो मेरा ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगा या बेकार हो जाएगा। लर्निंग इज एक्टिव बट नॉट पैसिव। ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लोग जो है ट्रेनर ही ट्रेनर बोले जा रहा है और ट्रेनीज़ का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है। उस केस में क्या होगा कि ट्रेनीज़ जो हैं उनके लिए मोनोटोनस सा हो जाएगा, थोड़ी सी डलनेस आने लगेगी, नींद सी आने लगेगी। सो बेसिकली जब भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करूँगी तो मुझे ये प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है कि लर्निंग इज़ एक्टिव नॉट पैसिव। दैट मीन्स मैं इस तरीके से अपनी ट्रेनिंग को डिज़ाइन करूँ जिसमें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेनीज़ को इन्वॉल्व कर सकूँ, एक्टिव कर सकूँ, ताकि उनके अंदर एक वो डल सा एटीट्यूड ना आए, नींद सी ना आए। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ कंप्लेन करते हैं कि अरे फालतू की ट्रेनिंग हमें करवा दी जाती है, पीछे बैठ के हम तो सोते हैं, कुछ मज़ा ही नहीं आता है। कई लोग कहते हैं कि हम तो केवल खाना खाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करते हैं। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम यही होती है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है वो लर्निंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के नहीं डिज़ाइन किया गया है। सो हमें मेरा जो थर्ड प्रिंसिपल है दैट इज़ लर्निंग इज़ एक्टिव बट नॉट पैसिव। Number 4th principle is learner may acquire knowledge more rapidly with guidance. Feedback ensures improvement in the speed and accuracy of learning. लर्नर जो है वो नॉलेज को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, सीख सकता है अगर उसे प्रॉपरली गाइड किया जाए। सो एक ट्रेनर का जो काम होता है ना वो बेसिकली गाइड का या मोटिवेट करने का या मेंटरशिप करने का, इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रेनर की होती है। नाउ फीडबैक इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कौन पर्टिकुलर ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है
वो ट्रेनर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आफ्टर द सेशन, आफ्टर द ट्रेनिंग सेशन या इन बिटवीन द सेशन वो अपने ट्रेनीज से फीडबैक लेता रहे, ताकि उसको समझ में आ जाए कि ट्रेनीज को कितना लर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है. Number fifth principle is appropriate material should be provided. That means what? कि depending on the kind of the training, आपके पास ट्रेनिंग मटेरियल होना चाहिए. अगर आप केस स्टडीज़ का यूज़ कर रहे हो, या आप कोई टूल्स का यूज़ कर रहे हो, या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स करवानी है, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करवानी है, सो आपके पास अगर आपको ग्राउंड में जाके अगर वो एक्टिविटीज़ करवानी है, बॉल्स के साथ करवानी है, या कुछ ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग देनी है कि हाउ टू बिहेव और हाउ टू एक्ट इन अ क्राइसिस सिचुएशन. सो इस तरीके की जब ट्रेनिंग्स होती हैं तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए. टाइम मस्ट बी प्रोवाइडेड टू प्रैक्टिस लर्निंग इज आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल. प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने अगर कोई चीज़ सिखाई है और अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाई है, या थोड़े थोड़े टाइम में उनसे फीडबैक लेके नहीं समझा है, तो वो ट्रेनिंग सक्सेसफुल नहीं रहेगी. सो प्रैक्टिस करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन लास्ट प्रिंसिपल इज लर्निंग मैथड शुड बी वेरीड. वेराइटी ऑफ मैथड शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू ऑफसेट फटीग एंड बोर्डम. लर्निंग मेथड जो है वो हमेशा वैरायटी ऑफ लर्निंग मेथड्स होनी चाहिए. दैट मीन्स व्हाट कि आपका जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि मैं भाई लेक्चर भी ले रही हूँ, लेक्चर के साथ में कुछ एक्टिविटीज़ भी करवा रही हूँ, मैं वर्क प्लेस के अलावा थोड़ा सा बाहर ले जाके भी उनको जो है कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा रही हूँ, सो दैट वो मोनोटोनस नहीं होगा और इंटरेस्ट बरकरार रहेगा और ज़्यादा सीखने में आएगा. देन शेड्यूल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपका पूरा ट्रेनिंग सेशन जो है वो कितने ड्यूरेशन का है, कितना टाइम आप उसमें ब्रेक दे रहे हैं, कितना टाइम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, कितना टाइम जो है आप खुद चीज़ों को समझाने और सिखाने के लिए दे रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम वही होता है जिसमें कि जो लर्निंग हमने ट्रेनिंग के दौरान दी है वो ट्रांसफ़र हो जाए जॉब करते टाइम. दैट मीन्स कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जब अपना एक्चुअल जॉब परफॉर्म करते हैं तब उस ट्रेनिंग के दौरान जो उन्होंने सीखा है अगर वो उसको कर लेते हैं, सो दैट मीन्स कि हमारी ट्रेनिंग सक्सेसफुल हुई. नेक्स्ट, there are other learning principles also, like learners need reinforcement time to time to correct the behavior during the training session. Learning should be goal oriented. Learning involves long run retention and immediate acquisition of knowledge, like that. There are other principles also which should be kept in mind while designing the training and development program. Now, next thing which we need to take care is where the training and development program is to be conducted. प्लेस क्या है, कहाँ पे मुझे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. कई सारे एम्प्लॉयज़ ना अपनी रूटीन के जॉब प्लेस पे ना इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं काम कर करके कि अगर उनको वहीं पे आपने ट्रेनिंग दे दी ना तो वो अगली ट्रेनिंग में कभी नहीं आएंगे आपके पास. लेकिन ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़ के हिसाब से चीज़ें चलेंगी. अगेन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द ट्रेनिंग मेरा डिसीजन होगा. मान लो मुझे एक मशीन पे काम करने का उनको सिखाना है तो डेफिनेटली वो मशीन जहाँ पे होगी, मेरी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में जहाँ पे वो यूनिट्स होंगी, मैं वहीं पे उन्हें ट्रेनिंग दे पाऊँगी. तो वो एट द जॉब ही मुझे उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा. कुछ जगहों पे होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे उनके ऑफिसेज में ही ट्रेनिंग रूम्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो ऑन साइट बट नॉट एट द जॉब भी मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती हूँ.
ऑफ द साइड ट्रेनिंग प्रोग्राम मोस्टली जब मैं एटीट्यूड चेंज, बिहेवियरल चेंज, इंटरपर्सनल स्किल्स, इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो हमेशा एडवाइजेबल है कि जॉब या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। काफ़ी सारी कंपनीज़ में आपने सुना होगा, आपके जो नियर एंड डियर वन जहाँ पे जॉब करते होंगे, तो आपने सुना होगा कि भाई 3 दिन के लिए मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है एंड आई एम गोइंग टू गोवा और कंपनी सेंडिंग मी टू द केरला। सो बेसिकली वो डिपेंड करता है काइंड ऑफ ट्रेनिंग पे कि अगर रिजुवेनेशन की और कुछ चीज़ें जो मुझे सिखानी है एक्चुअली, लाइक पेशेंस बिल्डिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट हैंडलिंग, स्ट्रेस हैंडलिंग, इस तरीके की चीज़ों की अगर मुझे ट्रेनिंग देनी है तो मुझे वेन्यू फिर वैसा डिसाइड करना पड़ता है जहाँ पे कि एम्प्लॉय रिलैक्स भी कर ले, जहाँ पे ऐसी कंपनीज जहाँ जो बहुत ही ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड होती है, वहाँ पे मोस्टली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स का कंसेप्ट होता है, जहाँ पे हम इंटरपर्सनल और कंसेप्चुअल स्किल्स को लर्न करने की में एम्प्लॉय की मदद करते हैं।